बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले आज़ाद कश्मीर जाएंगे क्योंकि वहाँ की सूरत हाल अभी तक कशीदा है और ना ऐसा लगता है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है और ना पाकिस्तान की हुकूमत समझ पा रही है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत समझ पा रही है और किसी सूरत भी अवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शौकत नवाज मीर साहब की गिरफ्तारी के बाद अभी काफ़ी वक्त गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। अब कानून तो ये कहता है कि जब आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हो तो आप उसको फौरी तौर पे अदालत में पेश करते हैं। तो जब कानून नाफिज करने वाले खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों तो फिर लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इक्तदार की हवस में, ताकत के नशे से चूर चंद किरदार पाकिस्तान की शारक से खेल रहे हैं और इन्हें आइडिया भी नहीं है कि इनका खेला हुआ ये खेल कल पाकिस्तानियों को कितना भारी पड़ेगा। यानी कल आपको पछताना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा ही नतीजा हुआ। एक जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए बांग्लादेश में तजर्बा किया, नतीजा पूरे पाकिस्तान ने, सारे पाकिस्तानियों ने भुगता। एक दूसरा जर्नैल था, उसने अपने वक्ती फायदे के लिए अफगानिस्तान में जहाज शुरू करवाया, नतीजा पूरा मुल्क आज तक भुगत रहा है। वही जर्नैल था जिसने मुस्लिम लीग नून और MQM की बुनियाद डाली, उन्हें बनाया, उसका नतीजा भी पूरे पाकिस्तान ने भुगता और बार बार भुगत रहा है। जराइम पेशा अफराद को और ताजरों को वो सियासत के अंदर लेकर आया, हम नुकसान उठा रहे हैं। एक और जर्नैल था, उसने अपने वक्ती मफाद और जाती अना के चक्कर में अकबर बुगटी को शहीद कर दिया और बलूचिस्तान में वो चिंगारी उसने भड़काई जो अभी तक एक बहुत बड़ी आग में बदल चुकी है। पाकिस्तान को अमेरिका की जंग में धकेल दिया और 80,000 लाशें हमने उठाई हैं। ये एक जर्नैल ने सिर्फ अपने इक्तदार के लिए किया था। एक और जर्नैल आया जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। अभी तक पाकिस्तान उस गर्दाब से नहीं निकल पा रहा, मामला नहीं संभल रहे और इस वक्त फिर एक मरतबा वही तजुर्बा कश्मीर में किया जा रहा है। नफरत का बीज बोने वाला तो चला जाएगा, लेकिन यह फसल पाकिस्तानियों को काटनी पड़ेगी और कौम इस आग में झुलसती रहेगी, जैसे हमारे साथ पिछले 70 साल से हो रहा है। तो किसी को भी समझ नहीं आ रही, कोई होश के नाखून नहीं ले रहा, कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि लोगों के भी कोई हुकूक होते हैं। बस बंद कमरों में फैसले करेंगे, हम चीजें मुसल्लत करेंगे, हम जो कहेंगे पाकिस्तान वैसे ही चलेगा क्योंकि हम आसमान से उतर कर आए हैं, हमारा दिमाग शायद ज्यादा काम करता है और अवाम कीड़े मकोड़े, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कश्मीर के अंदर नादरीन सूरत हाल यहां तक नफरत की पहुंच गई है कि बाग जो कश्मीर का इलाका है, इसके जो जनूबी देहात हैं उनकी मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं। बाकायदा ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ, हमने देखा भी कि वहां मसाजिद के अंदर ऐलान करवाए गए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो लोग हैं वो हमारे इलाके का रुख ना करें वोट मांगने के लिए, मेहरबानी करके। अब इस लेवल तक नफरत को फैलाया गया है, लोग ये चाहते ही नहीं है कि वहां पे कोई वोट मांगने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिबेट चल रही है, एक बहस चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन आजाद कश्मीर का लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये फैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद करना है या तहरीक इंसाफ के लोगों ने करना है। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं जो रिकॉर्ड का हिस्सा थी और वो रहेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट कभी भी आजाद कश्मीर में हुकूमत नहीं बनाने देगी। अभी आपने देख लिया कि उनको बल्ले का निशान मिला और फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। आज के दिन में दोबारा वहां पे समाअत भी होनी है। लगता तो नहीं है कि बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो इन कंडीशंस के साथ मिलेगा कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जाएगी। नंबर 2, बल्ले का निशाना उनके पास फिर नहीं है। नंबर 3, इमरान खान पहले ये कह चुके हैं 2008 के इंतखाबात में, जब इमरान खान साहब ने बाइकआउट किया था आम इंतखाबात का, तो इमरान खान साहब ये बार बार उसके बाद कहते रहे कि उनकी जिंदगी में जो सियासी गलतियां हैं उनमें सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ जिला वतनी में था, 2002 में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन नून लीग ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया। बदतरीन हालात रहे, डिक्टेटर्स थे, लेकिन इसके बावजूद ये सियासी जमातें इलेक्शनों में हिस्सा लेती रहीं। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि 2008 में इंतखाबात ना लड़ना उनकी एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी। नंबर 4, मुझे बेनजीर भुट्टो की एक बात याद आती है। बेनजीर भुट्टो जब जिंदा थी तो आखिरी दफा वो लाहौर आई, तो वो जहां जहां गई बतौर रिपोर्टर में वहां साथ साथ जा रहा था। तो बेनजीर भुट्टो कुछ सियासतदानों के साथ बैठी हुई थी और वहां पे कुछ बहस चल रही थी और हम रिपोर्टर भी वो बातें सुन रहे थे। तो मुझे उनका एक जुमला याद है बेनजीर का, उन्होंने कहा था कि जहां भी पाकिस्तान में
पीपल्स पार्टी का एक भी वोटर मौजूद होगा, हम उसे तीर का निशान जरूर देंगे। यानी उन्होंने कहा कि किसी जगह में अगर हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करना है हर जगह पे इलेक्शन में, ताकि हमारा कोई एक भी सपोर्टर वहां पे है तो उसे बैलेट पेपर के ऊपर तीर का निशान मिले और उसके ऊपर वो ठप्पा लगाए। ये बेनजीर भुट्टो की सोच थी। इमरान खान से मुलाकात बिल्कुल बंद है, तो इस फैसले में इमरान खान साहब तो कुछ कर नहीं सकते। पांचवां नुकता यह है कि जाके इमरान खान से पूछेंगे जनाब हमने इलेक्शन लड़ना है या बाइकआउट करना है, तो वो इमरान खान साहब से अभी राब्ता हो नहीं रहा। नंबर 6 ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ती तो आने वाली असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं होगा। यानी वहां पे जो ऐवान बनेगा, जो असेंबली बनेगी, उसमें तहरीक इंसाफ नहीं होगी, अपोजिशन होगी ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मिलकर ही हुकूमत और अपोजिशन बना लेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनके साथ होगी, फजल रहमान साहब भी इनके साथ होंगे, तो ये खुद ही फैसला कर लेंगे किसी ने हुकूमत में बैठना है और किसने अपोजिशन में बैठना है। आईपीपी इनके साथ शामिल हो जाती है। आपको पता है उनको भी सीटें सूटें आजकल दे दी जाती हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उनसे जो वादे किए गए हैं। तो मामला यह है कि असेंबली बिल्कुल खाली हो जाएगी, तो उसमें अमली तौर पे अपोजिशन नहीं होगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही इस ऐवान के अंदर शामिल नहीं होती। दूसरी एक और बात है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट करती है तो इससे एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं होंगे। अगर तहरीक इंसाफ बाइकआउट करके इस इलेक्शन से बाहर चली जाती है तो फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन अमीर तौर पे एस्टेब्लिशमेंट इतनी ढीठ हो चुकी है कि उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो बड़े आराम से आपस में खेल कूल के नूरा कुश्ती करके एक आधी हुकूमत बना के कठपुतली वो बिठा देंगे। तो अवाम की इलेक्शन में दिलचस्पी तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाहर हो गई। इलेक्शन ही मुतनाज़ हो जाएगा। मगर जो मौजूदा मुसल्लत रजीम है या एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कायमा कमेटियों वगैरह से भी बाहर निकली, पार्लिमानी कमेटियों से बाहर निकली, तो उसका नुकसान ये हुआ, लेकिन उसका फायदा भी हुआ कि बहुत सारे लोग जो है उनकी तवज्जो उधर ही पड़ गई थी। उनको लग रहा था वो कारोबारी मुमलिकत चला रहे हैं और वो बिल्कुल भूल भाल गए थे हर चीज को, पूरा फोकस ही उधर हो गया था। अब इमरान खान साहब ने तो हटाया था इसलिए कि जरा पॉलिटिकल साइड पे आओ, लेकिन वहां अब हुकूमत जो भी कानून साजी करती है उसके बारे में पता ही नहीं चलता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो जो भी अंदर खाते काम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी समझ ही नहीं आती कि ये अंदर क्या हुआ है, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। अब जो चीजें अपोजिशन को निकालनी चाहिए थी वो मीडिया निकाल कर लाता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना पड़ेगा और इसकी वजूहात भी बतानी पड़ेंगी कि अगर उन्होंने मैदान में जाने का फैसला किया तो वो क्यों किया, किस बुनियाद पर किया, और अगर उन्होंने मैदान खुला छोड़ने का फैसला किया तो वो क्यों किया और किस बुनियाद पे किया। और ये तो आप भूल जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे हुकूमत बनाने देगी एस्टेब्लिशमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहां पे हो। आजाद कश्मीर में जो लोग हैं वो बहुत गुस्से में हैं, खासतौर पे शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद। यहां ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज की तैयारी कर ली है और वो एतवार के रोज एक बड़ा एहतजाज करने वाले हैं बरतानिया के शहर लंदन में। तो मुझसे जिन दोस्तों ने राब्ता किया उन्होंने कहा जी आप अपने प्रोग्राम में भी बताएं ताकि लोग बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें। तो अब उम्मीद यह है कि लंदन में बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे और एहतजाज करेंगे जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। खासतौर पे देखें शौकत नवाज मीर साहब गिरफ्तार हुए, इससे पहले अहमद फरहाद साहब गिरफ्तार हुए हैं और भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अहमद फरहाद साहब के बारे में कभी इतला आती है कभी नहीं आती, कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। और रजी ताहिर साहब का तो शुक्र है कि वो जुडिशल हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्दी उनकी बेल हो जाएगी तो मामला शायद हल हो जाए। सरदार अमान कश्मीरी ने एक स्टेटमेंट दिया रावलाकोट के धरने में। उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात का तरीकेकार अपनाओ, हमें यह हरगिज कबूल नहीं है कि 12 चोर उस पार से लाओ 12 चोर इस पार से लाओ और फिर हुकूमत बना लो। यानी वो ये कहते हैं 12 बंदे आप उधर से अपने जितवा लेते हैं, 12 सीटें आप यहां पे इधर उधर से करके पूरी कर देते हैं और फिर अपनी हुकूमत आप बना लेते हैं। अवाम को वोट देने और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दिया जाए। नून लीग का तरीके आजादी कश्मीर से क्या ताल्लुक है? नून लीग हमें यह ना बताए कि तरीके आजादी क्या है। ना राणा सनाउल्लाह की यह औकात है कि वो हमें तरीके आजादी कश्मीर का दर्स दें और ना ही ख्वाजा आसिफ की यह हैसियत है कि वो इस जद्दोजहद पर हमें कोई लेक्चर दें। इनका तहरीके आजादी कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे यहां पे पीपल्स पार्टी के ऊपर तो कोई तनकीद नहीं की और पीपल्स पार्टी नरम नरम स्टेटमेंट्स भी दे रही है। मिसाल के तौर पे जो
ये खबर है मेरे पास, ये जियो पे छपी हुई है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर इस वक्त है फैसल राठौर, जिन्होंने कलदम करार दिया ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, जिनके पास इख्तियारात हैं, जिन्होंने चारों के सर के ऊपर इनाम भी रखा, जिनकी हुकूमत ने 4 रहनुमाओं के सर के ऊपर इनाम रखा गया, जिनमें से अब एक जबरी तौर पे लापता है, यानी उनका कुछ पता नहीं है, गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ना ही किसी अदालत में पेश किया गया शौकत नवाज मीर को, और ये अब एक नॉर्मल चीज पाकिस्तान में समझी जा रही है। तो मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं है, एक जायज मुतालबा है। अब ये कहना शुरू होगी पीपल्स पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी पहले किसी और तरफ खड़ी थी, अब वो ये कह रही है बिल्कुल जायज गिला है, मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा होना चाहिए। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो ये इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादा सीटें पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, और मरियम नवाज पंजाब से ज्यादा सीटें छीन लेगी ताकत के बलबूते पे, और वो पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगी। तो पीपल्स पार्टी को ये समझ आ गई है कि अगर हुकूमत बनानी है तो आजाद कश्मीर वालों को राजी करो, और पीटीआई जो है उसको गेम से बाहर तो वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने कर लेना है। तो एक हुकूमत तो बन गई गिलगित बल्तिस्तान में, तो एक और आजाद कश्मीर में हुकूमत बना लेते हैं, और हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आजाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दे दे। आने वाले दिनों में आप बिलावल और जरदारी के मुंह से एस्टेब्लिशमेंट की काफी और तारीफें भी सुनेंगे। नादरीन, हम काफी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करता हूं, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों करते हैं। मैं DGISPR का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूं, मेरी फौज के तर्जुमान है कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता है, लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है। मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूं, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूं। जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की। जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज कौम के सामने रखी। ये हमेशा से मैं करता हूं, और अब यह सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया। इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है। दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और यह बात पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पहली मर्तबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध तास मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं। इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है इन्हें, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी इंडिया के साथ, इनके राब्ते हैं, हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी। तो इंडिया के साथ राब्ते करें, जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध तास मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए। हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती, लड़ाई खुद ही एक मसला होती है। लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफी नुकसान हो गया। तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है। बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना वो पूरे करने चाहिए। यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान की तो जमीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। तो अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आज़ाद करवा कर देंगे, तो वो भी करने पर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो ख़त्म किए जाए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ्लो के साथ आ सके। नादरीन, तेल महंगा हो जाता है ना पाकिस्तान में, एक अजीबोगरीब चीज मैं आपको बताता हूं। अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है, वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने। यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। यानी वहां महंगा होता है तो आप 24 घंटे में यहां महंगा कर देते हैं, वहां सस्ता होता है तो आपको सस्ता करने में 3 हफ्ते से 1 महीने तक मौत पड़ जाती है कि जनाब हमने सस्ता नहीं करना। तो अजीबो गरीब किस्म के जेब कतरे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं। नाज़रीन, यहां पे एक फैक्ट है
جو پیش کیا ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے. یہ فیکٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن آپ کو میں یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آئی پی پیز کا جرم پاکستان کے ساتھ شریف خاندان نے سب سے بڑے پیمانے پر کیا. عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کچھ چیزوں کو روکا اور فکس کیا. اگر عمران خان صاحب 2021 میں آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت نہ کرتے اور ڈالر ریٹ 148 کے اوپر فکس نہ کرتے تو آج صورتحال پتہ کیا ہوتی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کہ ڈالر تو مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا اور اس نے 200-250 تک پہنچنا تھا. عمران خان صاحب کے دور میں جب ڈالر کا ریٹ 175 تھا تو عمران خان صاحب نے آئی پی پیز کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آپ 148 پہ فکس کر دیں. ڈالر چاہے 500 کا بھی ہو تو آپ کو 148 کے حساب سے پیمنٹ کی جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو ڈالر کے ریٹ پہ دیا تھا، ان کو پتا تھا 300 تک ڈالر جائے گا تو منافع ہی منافع آئی پی پیز کا، کمیشن ہی کمیشن، موجیں ہی موجیں. لیکن عمران خان صاحب نے اس کو 148 پہ فکس کر دیا، اور اب جب ڈالر 350 روپے کا یا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، لگ بھگ 300 روپے کے آس پہنچا ہوا ہے، تو نتیجہ پتہ کیا نکلنا تھا؟ اگر عمران خان صاحب یہ ڈالر ریٹ 148 پہ فکس نہ کرتے تو آج پاکستان کے اوپر 2500 ارب کے بجائے 5000 ارب چڑھتا ہر مرتبہ، اور پاکستانیوں کو یہ پے کرنا پڑتا. تو اب بھی جو ہے وہ وفاقی وزیر پانی اور بجلی نے خود کہا کہ جناب ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ 1 یونٹ ہوتی ہے اور جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ 4 یونٹ کے دیتے ہیں. ناظرین، آپ کو بورڈ آف پیس یاد ہوگا. صابر شاکر صاحب اس کو بورڈ آف نیتن کہتے ہیں، نیتن یاہو. تو بورڈ آف پیس جو بنایا گیا تھا اسرائیل کی سپورٹ کے لیے امریکہ کی جانب سے، پاکستان اس کا حصہ بنا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. اب وہ متحرک ہو گیا بہت تیزی سے اور وہ اپنا کام شروع کر چکا ہے. بورڈ آف پیس کے تحت بہت سارا جو دفاعی ساز و سامان ہے، گاڑیاں ہیں، اکوپمنٹ ہے، وہ غزہ میں پہنچایا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ ایک رپورٹ میرے پاس موجود ہے، اس کے مطابق فلسطینیوں کو محصور پناہ گاہوں میں دھکیل دیا جائے گا اور فلسطینی وہاں پہ بند ہو جائیں گے. اور یہ پورا جو ایریا ہے نا غزہ کا، یہ ایک عجیب جنگل بن جائے گا. یعنی یہاں پہ جو امیروں کے علاقے ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں گے، بہت مہنگی مہنگی بلڈنگز بنائی جائیں گی، بہت دور دراز سے لا کے لوگوں کو بسایا جائے گا. تو یہاں ریئل اسٹیٹ کا ایک کاروبار ہوگا اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی جیلیں قائم کی جائیں گی، چھوٹی چھوٹی قید خانے قائم کیے جائیں گے جہاں پہ مجبور اور غریب فلسطینیوں کو رکھا جائے گا، اور ان فلسطینیوں سے چاکری اور کام اور غلامی کروائی جائے گی ان بڑے اور طاقتور لوگوں کی جن کو یہ علاقہ گفٹ کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا اور اس پہ کام ہو گیا تو آپ دیکھیے گا آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، میری یہ پیشن گوئی ہے اور باقاعدہ جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. عرب ممالک کے اندر بہت سارے تجزیہ کار اس کے بارے میں اسی انداز میں نہ صرف بات کر چکے ہیں بلکہ ویسٹرن تجزیہ کار بھی اس کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں. ناظرین، جو اس وقت خامنائی ہے، مجتبیٰ خامنائی، ایران کے سپریم لیڈر، ان کی بھی جان کو خطرہ ہے. اور دیکھیں ان کو سامنے آنا ہوگا اس وقت جب ان کے والد کی تدفین ہوگی، اور اس کے لیے 6 جولائی کا انتخاب کیا گیا. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچیں گے ایران میں آخری رسومات میں شرکت کے لیے. کچھ اور عالمی رہنما ان کو بھی بلایا گیا، وہ بھی جائیں گے. تو دنیا بھر سے لوگ جا رہے ہیں ایران میں، اور یہی ایک گارنٹی ہے ایران کے لیے کہ اس بیچ میں کوئی حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوگا اور ہم تدفین کر پائیں گے آیت اللہ علی خامنائی کی، شہید کی. تو اب دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، صحافی بھی جا رہے ہیں، بڑی معزز شخصیات جو ہیں وہ ایران میں جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ٹریک کیا جائے گا، ٹریس کیا جائے گا مجتبیٰ خامنائی کو، اور ان کے اوپر مستقبل میں اٹیک کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا، اور وہ اسرائیل کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس پہ ایران نے فوری طور پہ وارننگ دی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس کی جانب سے خامنائی کو موت کا ہدف قرار دینے پر عراقچی نے اسرائیل کو وارننگ جاری کی ہے. وزیر خارجہ عراقچی نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی خطرے کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شرائط بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ تل البیب میں اپنے پالتو جانوروں کا منہ بند رکھے، اور انتباہ دیا کہ اگر انہوں نے اپنے آقا کو نظر انداز کیا تو ایران انہیں بہت برا سبق سکھائے گا. اب یہ اسرائیل نے کہا کہ وہ موت کا نشانہ بن سکتے ہیں، موت کا ہدف ہیں خامنائی، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم بہت تابڑتوڑ قسم کا جواب دیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ
خیر و عافیت کے ساتھ یہ تدفین کا عمل مکمل ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی ٹریکنگ اور ٹریسنگ نہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر اسرائیل مزید کوئی خطرہ پیدا کر سکے پورے ریجن میں. اب یہ بڑا کمپلیکس ہے, اس کے اوپر پھر ہم آنے والے دنوں میں بات چیت کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.